ना बेटा चुप रहे, सब मदद करें, कोई ना मुसीबत से कोई ना टाल सके, चुप रहो बेटा। मदद कोई नहीं, आप यहाँ मदद आप टेंशन ना लो। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपको लग रहा होगा कि हरियाणा में नूह और उसके आसपास जो हिंसा हुई वो खत्म हो गई, लेकिन वो हिंसा खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। पहले आपने देखा किस तरीके से वहां 5 लोगों की हत्या हुई, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों के लोग, और उसके बाद आपने देखा लोगों की मकानों की दुकानें जलाई गई। अब उसके बाद फिर सरकारी हिंसा चल रही है, वो ये कि लोगों के घरों को, दुकानों को, उनकी प्रतिष्ठानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनको जमींदोज किया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 750 से ज्यादा तथाकथित गैर कानूनी जो ढांचे हैं, अवैध निर्माण, उनको अब तक गिराया जा चुका है और 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खाली की जा चुकी है। अभी आप अंदाजा लगाइए कि जो 750 से ज्यादा अवैध निर्माण, इसमें कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे, कितने लोग बेघर हुए होंगे, कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग विस्थापित हुए होंगे। ये तमाम तो वो हैं जिनको तथाकथित सरकारी स्तर पर अवैध कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं। आपको द वायर पर हमें रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर जो काम करने वाले लोग थे, स्वीपर्स, क्लीनर्स, घर में काम करने वाली मेड और अलग अलग राज्यों से आने वाले खासकर मुसलमान, वो सब अपना इलाका छोड़कर जा चुके हैं। ये ज़ीशान की रिपोर्ट आपने द वायर पर देखी थी। इसके अलावा बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस के डर से कि उनके ऊपर कहीं कोई इस तरह की आंच ना आए, अलग अलग तरीके से जगहों पर छुपे हुए हैं अभी भी। तो ये जो 753 अवैध निर्माण कहा जा रहा है, अब जाके ये पूरा जो तांडव पिछले कई दिनों से चल रहा था, अब जाके जो है हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है कि ये जो कम्युनल क्लैशेस हुए थे, इसके बाद से लगातार जो बुलडोजिंग का काम चल रहा था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ये कह रही है कि वो किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना रही है। पुलिस के अधिकारी का बयान आया है कि वो किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। अगर निशाना नहीं भी बना रहे हैं, मैं मान लेती हूँ कि इनमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की। मैं ये मान लेती हूँ इनमें वो लोग हो सकते हैं जो आरोपी हों मुकदमे में। मैं ये मान लेती हूँ कि इन लोगों के घर, इन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज होंगे। कौन सी कानून की किताब ये कहती है कि इन लोगों के घर या दुकानें या होटल या कोई भी उनसे संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसको जमींदोज कर दिया जाए? भारत में कौन सा कानून आजकल चल रहा है? अगर ये अवैध थे तो ये जाहिर है सालों से चल रहे होंगे। ये बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनको ढाया गया है। तो अब तक सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने इस पर कदम उठाते हुए पहले से इन तथाकथित जो अवैध निर्माण थे उनको क्यों नहीं ढाया? इस दिन तक क्यों इंतजार किया? मैं कहती हूँ पुलिस को पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि जिस तरीके से इलाके में 5 हत्याएं हुई हैं और लोगों ने पत्थरबाजी की है या जिन्होंने आगजनी की है, भारत के कानून के हिसाब से गवाह और सबूत इकट्ठे करे पुलिस और उसके बाद अदालत में जाए और वहाँ जज साहब, अभी भी भारत में जज हैं, अदालतें हैं, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, वकील होते हैं। इन सब की बुनियाद पर अपने केस को साबित करें और फिर इन लोगों को सजा हो, और जितनी गंभीर सजाएं होनी चाहिए भारत के कानून के तहत वो हो। अब आप ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ रोती बिलखती औरत जिसका घर ढाया गया है, दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला जो कि ऐसा लगता है कि घर में मौत हो गई। और मैं कहती हूँ कभी कभी तो इस तरह से घरों का, दुकानों का उजड़ जाना मौत से भी ज्यादा बदतर होता है, क्योंकि मौत में तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता रोक आप शायद सब्र कर लेते हैं कि अभी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक ऐसा दुख है जो हर रोज परेशान करेगा, जिसमें रोजगारों का तबाह होना, जिसमें लोगों का बेघर हो जाना। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बच्चा, इसके बाप की दुकान डिमोलिश कर दी गई है, उसे ढा दिया गया है। ये बच्चा चिड़चिड़ उठा रहा है। इस बच्चे की आप मनोस्थिति देखिए, इस बच्चे का मनोविज्ञान समझने की कोशिश कीजिए। जो ट्रॉमा इस बच्चे की पूरी जिंदगी पर लगा हुआ है, जब ये एक एक करके
चीजें उठा रहा है और अपने बाप से, अपने पिता से पूछ रहा होगा कि पापा या अब्बा मेरा क्या कसूर है या आपकी क्या गलती है, ये क्यों हमारे साथ हुआ है, क्या जवाब दिया होगा इस व्यक्ति के पिता ने इस बच्चे को। तो साफ तौर पे जो देखा जाए वो ये कि तमाम तरह से मैंने आपसे कहा कि हिंसा एक नहीं, दूसरे नहीं, अलग अलग तरीके से ये हिंसा है वो लगातार जारी है। चाहे वो रेडी वाले जो लोग हों उनको खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, चाहे वो काम करने वाली जो घर में मेड्स, घरेलू जो मददगार होती हैं, आपके हमारे घरों में काम करती हैं, उनकी रोजी रोटी छिन जाना और पूरे तरीके से जो सांप्रदायिकता है और जो हिंदुत्व है उसकी एक प्रयोगशाला के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार कई सालों से हरियाणा को बनाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है, आसपास के इलाके हैं जो राजस्थान तक फैल जाता है। मैं कहती हूँ इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, एक दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश हो रही है जहाँ एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत फैला दी जाए। यहाँ धड़ल्ले से बाकायदा नरसंहार की आवाजें आती हैं, यहाँ सामाजिक और आर्थिक बॉयकॉट की आवाजें आती हैं, यहाँ गौ रक्षा के नाम पर लगातार लोगों की हत्या की जाती है। आपको पता है कि इस पूरे विवाद की जड़ में भी ये जो यात्रा का पूरा ये विवाद हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई उस दौरान, उसमें भी वजह है गौ हत्या ही और गौ रक्षा और गौ हत्या का आरोप और गौ रक्षा। यानी बताया जा रहा था कि जो नासिर और जुनैद हैं, ये दो व्यक्ति जिनको जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी जो हत्या की गई, उनको कार में जो जिंदा जलाया गया उन्हीं की कार में। उसके बाद से लगातार इलाके में नाराजगी थी, जो मुस्लिम युवा हैं उनमें नाराजगी थी। इस पर मनु मानेसर नाम का व्यक्ति जो कि इसमें मुख्य आरोपी है इस कत्ल में, वो व्यक्ति भागा हुआ है। उसको दो राज्यों की पुलिस, ना तो हरियाणा ना ही राजस्थान, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में हंसी आती है और दूसरी तरफ हरियाणा में देखिए भाजपा की सरकार, दोनों पार्टियों की सरकारें मिलकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पा रही हैं। फरवरी के महीने से ये व्यक्ति भागा हुआ है, इतना भागा हुआ है, इतनी दूर भाग गया है वो। ऐसा लगता है कि भारत का जो कानून का क्षेत्र है, जो जुरिसडिक्शन है, हमारी जो जुडिशरी है उसका, जो पुलिस है उसका, इतना दूर भाग गया है कि वहां से वीडियो बनाकर लगातार लोगों को ललकार रहा है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो यहाँ इस कार्यक्रम में मैं नहीं कर सकती हूँ। खासकर मुस्लिम महिलाओं के प्रति काफी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके ये लोगों को भड़काने की वहां पर कोशिश हो रही है। इस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा रहा। अब ये पूरा जो मामला है ये इस हद तक रंग ला चुका है कि जो बीज बोए गए थे, सिंचाई हुई थी, उस सब के बाद फसल अब उग गई है। अब फसल काटने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं राजस्थान में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जो भारत में लोकसभा चुनाव है उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और इसी सांप्रदायिकता की जो पूरी भट्टी है उसमें बार बार ईंधन डालकर अब इस तरह से हमारे सामने हिंसा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। ज़ीशान वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और ये भी देखने की उन्होंने कोशिश की कि ये जो पत्थरबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी क्या सच्चाई है, ये देख लेते हैं। एक घर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और उसके पीछे भी एक और घर है और यहाँ पे मेरे लेफ्ट में एक और घर है जो दिख नहीं रहा झाड़ियों के पीछे। तो सरकार प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि इन तीन घरों में से पत्थर चले हैं मंदिर की डायरेक्शन में। नलहर महादेव मंदिर जो है वो शायद आपको इस कैमरा में ना दिखे क्योंकि इतना दूर है, लगभग मेरे और उस मंदिर के बीच में 1 किलोमीटर से कम का फासला होगा। तो प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि इस मंदिर के ऊपर यहाँ से पत्थर फेंके गए और इसी वजह से हम इन लोगों का घर तोड़ेंगे। ये जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात नहीं है कि यहाँ से कोई पत्थर मंदिर के ऊपर फेंकेगा, खास करके ऐसे लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, उन परिवारों को अपना गुजर बसर करने में अपनी पूरी जिंदगी चली जाती है। इसके अलावा जो झूठ है और जो फेक न्यूज है उसका आप कारोबार ये देखिए। फेक न्यूज का बिल्कुल फलता फूलता कारोबार जिसमें अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल उन सब की बाढ़ आ गई है और इसके बाद इन सबको एम्प्लीफाई करने यानी ज्यादा से ज्यादा दिखाने का काम करते हैं। ट्विटर पर मौजूद जो भगवाधारी संगठन है उनके जो समर्थक हैं, यहाँ पर मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट देखिए जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है अलग अलग ट्विटर हैंडल्स के जरिए कि महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण हुआ, उनके साथ यौन हिंसा हुई है एक खास समुदाय की महिलाओं के साथ और बाकायदा यहाँ पर लोगों को हायर करके पेड एक्टर्स लाके इस पूरी कहानी को गढ़ने की कोशिश की गई। मोहम्मद जुबैर और राजदीप सरदेसाई उन दोनों की ट्वीट्स आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि उन दोनों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके इसे कंफर्म किया कि इस तरह की कोई भी घटना पेश नहीं
सामने आई जिसमें एक खास समुदाय की महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। अब आप जानते हैं कि जब यौन हिंसा के आरोप लगते हैं तो कितना चार्ज पॉलिटिकली एटमॉस्फेयर हो जाता है और फिर बदले की कार्रवाई के तौर पर दूसरे समुदाय के ऊपर हिंसा का सीधे खतरा रहता है। और यही करने की कोशिश है कि एक तरह का विक्टिमहुड, वो भी फेक विक्टिमहुड तैयार करने की कोशिश हो, जिसके जरिए दूसरा जो समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको ज्यादा से ज्यादा खतरे में लाने की कोशिश की जाए ताकि उसके ऊपर हमले की जो आशंका है वो बढ़ जाए। अब यहाँ पर आप देखिए ये स्वतंत्र पत्रकार हैं जाकिर अली त्यागी, वो वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत की कैसे पुलिस का जो आतंक है वो भी मकान और दुकान जहाँ पर जिनको नहीं तोड़ा गया है उनमें भी किस तरीके से पुलिस आके दबिश दे रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर आतंक बर्पा कर रही है। आइए बुजुर्ग को सुनते हैं जो ये बता रहे हैं कि उनके परिवार के जो उनके बेटे हैं, उनके चारों बेटे सरकारी जो नौकरी है उसमें हैं, जो उनके पोते पोती भी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। घर में कोई नहीं था, सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति थे, कई मंजिला ये मकान था। किस तरीके से पुलिस ने दबिश देकर इन लोगों को सताने की कोशिश की। दो मकान पूरा ऊपर चढ़ के बैठन पे खोद हो जाए या लठ बजा दा सिंधुकन में लठ बजा या वो महिला हमारी बेटी कह रही है हम देखो जी हम खोलो इसको वो खोला हां और खोल कर हमने देखो जी क्या है गा बकू का भरा पड़ा जमींदार का हां जैसे और न छोड़ो है जी। अब बेड इसको खोलो बेड खोला बेड में लठ बजा हां किवाड़ में लठ बजा हां और ये नहीं ये जवान 10-20 जवान घुसाओ पर 10-20 जवान और हमारी बुढ़िया बैठी बेचारी ये बेचारी चलना बस को है ना ये बैठी बैठा हिंद हमारा कोई भी ना है। मैं भी जब ही आया जमात में हमारे भाई जी नाम मैं भी पीछा हूँ जब घुसा पाया हम घर में मैं भी बाद में आया हूँ जमात में मेरी बाहर जमात में है ना मैं वहाँ आया हूँ मैं नमाज पढ़ी मैं हूँ उसके बाद में आया हूँ तो जब ये बात घर में घुसा पड़ा जवान सारा मैं कोई ना सुनी इकाई की बात है ऐसे बदतमीजी के सारा और बदअखलाकी करिए फिर और फिर पानी पिलाओ हमें फिर उनको पानी पिलाया हाँ पानी पिलाया बेचारी नहीं बात फ्रीजर में से निकाल के बोतल पानी पिलाओ उन्हें सबने पानी पिलाया 10-15 से पिलाओ करो जो भी उनको करो ये हमारे साथ बदतमीजी करी है और बेजाय। तो फिलहाल जो ये जमींदोज करने का और जो मकान दुकान ढाने का जो एक नंगा नाच जो आतंक चल रहा था वो तो कोर्ट ने इस पर कम से कम रोक लगा दी। और मैं सोच रही थी हमारी अदालतों के कानों तक भी आवाज पहुंचते इतनी देर हो जाती है जिसे अंधेर कहा जाता है। बिल्कुल अंधेर होने के बाद अदालतों ने कम से कम इस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल ये पूरा जो एक साइकिल चल गया है हिंसा का जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए हैं, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, इंसाफ की उम्मीद क्या वाकई अब इस बचे कुचे सिस्टम से की जाए या नहीं। दवाएं और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।